स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो पहले वहां से आप पिछला वीडियो देख लें ताकि प्रथम कोटि की डेरिवेशन आपको क्लियर हो सके। और हमारा जो आंसर आया था उस डेरिवेशन का के बराबर 2.303/t log a/a-x। तो k बराबर 2.303/t log a/a-x। अगर 2.303 नहीं लगाते हैं, 2.303 क्यों लगा था? क्योंकि पहले हमारा आंसर था k बराबर 1/t, k बराबर 1/t log e या नेचुरल log a/a-x। जब नेचुरल log को log बेस 10 में बदलते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर था k इक्वल टू 1/t नेचुरल log a/a-x। और जब नेचुरल log को log बेस 10 में बदला था तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया था। तो k बराबर 2.303/t log a/a-x। अब हम बात करने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण इक्वेशन, अंतराल समीकरण। अंतराल समीकरण यानी भिन्न भिन्न समय पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अंतराल समीकरण का मतलब है भिन्न भिन्न समय पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इंटरवल इक्वेशन। इंटरवल इक्वेशन, इंटरवल सभी समझते हैं, गैप को बोलते हैं हम इंटरवल। तो अंतराल समीकरण, अंतराल समीकरण क्या है? देखो, हमने पहले लिखा था कि आर रिएक्टेंट बदला है प्रोडक्ट में। मैं फिर कहूँगा पहले पिछला वीडियो देखें आप लोग कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला कैसे आया है, तो आपको अंतराल समीकरण बहुत आसानी से मैं क्लियर कर दूंगा। तो हमने यहाँ लिखा था t बराबर 0 पर, यानी प्रारंभ में सांद्रता कितनी थी a, यहाँ कितनी थी 0। फिर हमने लिखा था t समय पर, तो हमने कहा था कि इसका x भाग उत्पाद में बदल गया, तो ये कितना बचेगा a-x, और जो इसका x भाग था वो उत्पाद में बदल गया है, तो उत्पाद कितना बन गया x। अब बात कर रहे हैं हम अंतराल समीकरण की, तो अंतराल समीकरण में हम क्या लिखेंगे? r बदला है किस समय? p में। तो t बराबर 0 पर सांद्रता कितनी थी a, उत्पाद कितने थे शुरू में 0, रिएक्टेंट a मोल प्रति लीटर माने थे, प्रोडक्ट शुरू में 0 थे। अब t समय की बजाय यहां लिखेंगे t1 समय पर, t1 समय पर। तो t1 समय पर मानना कि इसका x1 भाग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो जो रिएक्टेंट बचे वो a-x1 बचे। क्लियर? तो ये मानना कि रिएक्टेंट का x1 भाग जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो बचे हुए रिएक्टेंट कितने हैं? a-x1। पहले x मान रहे थे, अब a-x1। और t2 समय पर, t2 समय पर मानना कि इसका जो a लिया था हमने शुरू में, इसका x2 पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये a-x2 और प्रोडक्ट कितना बन गया x2। तो t1 समय पर तो ये माना हमने कि इसका x1 भाग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, और t2 समय पर हमने ये माना कि इसका x2 भाग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो ये हमारे पास, अब यहाँ हमने रिजल्ट निकालना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, यहाँ t1 और t2 समय के बीच। तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो इंटरवल इक्वेशन होगी, अंतराल समीकरण होगी। क्लियर? तो अंतराल समीकरण यानी इंटरवल इक्वेशन। तो भिन्न भिन्न समय पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, t1 समय पर और t2 समय के बीच में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उत्तर क्या आएगा, तो वो देखें हम। तो जब अंतराल समीकरण की बात कर रहे हैं तो टाइम पहले t1 टाइम पर लिखेंगे हम। तो यहाँ टाइम का फार्मूला अगर बनाएं या यहाँ बना लें, टाइम इधर आ जाएगा, k इधर आ जाएगा। तो t1 बराबर 2.303/k log a/a-x1
जहाँ a माइनस एक्स था वहाँ अब a माइनस x1 आ जाएगा। a का तो a ही रहना है, प्रारंभिक सांद्रता तो a ही है। a क्या था यहाँ? प्रारंभिक सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता तो अभी भी a ही है और ये हो गई a माइनस एक्स वन। और T2 समय पर अगर लिखे तो T2 बराबर 2.303 बट्टे के log a अपॉन a माइनस एक्स टू। T2 समय पर जो सांद्रता है वो a माइनस एक्स टू है। तो जहाँ हम a माइनस एक्स लिख रहे थे वहाँ अब a माइनस एक्स वन और a माइनस एक्स टू आ गए। a माइनस एक्स वन T1 समय पर आ गया, a माइनस एक्स टू T2 समय पर आ गया। अब अंतराल निकालना है, इंटरवल निकालना है। तो ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 T2 माइनस समीकरण 1 T1 बराबर समीकरण 2 2.303 बट्टे के log a अपॉन a माइनस एक्स टू माइनस समीकरण 1 2.303 बट्टे के log a अपॉन a माइनस एक्स वन। अब कॉमन क्या आएगा दोनों में? 2.303 बट्टे के, दोनों में कॉमन आ गया। तो जो कॉमन आ गया उसको बाहर कर लें। तो T2 माइनस T1 बराबर 2.303 बट्टे के, कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? log a अपॉन a माइनस एक्स टू माइनस log a अपॉन a माइनस एक्स वन। क्लियर? अब जो माइनस वाला log है वो डिवाइड में चला जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो माइनस वाला log होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। तो माइनस वाले log को आप लोग डिवाइड में ले जाएं तो क्या बनेगा? T2 माइनस T1 बराबर 2.303 बट्टे के log a अपॉन a माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय a अपॉन a माइनस एक्स वन। तो जो माइनस वाला log था वो डिवाइड में आ जाता है। तो a से a कट गया, a माइनस एक्स वन ऊपर चला जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी T2 माइनस T1 बराबर 2.303 बट्टे के log a माइनस एक्स वन ऊपर चला गया, a माइनस एक्स वन डिवाइड में आ गया a माइनस एक्स टू। तो ये हमारे पास अंतराल समीकरण आ गई है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। तो स्टूडेंट्स ये थी अंतराल समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक बार T1 समय लेना है, एक बार T2 समय लेना है। तो T1 समय पर सांद्रता a माइनस एक्स वन है, T2 समय पर सांद्रता a माइनस एक्स टू है। T1 समय वाला फार्मूला पुट कर ले, T2 वाला फार्मूला पुट कर ले। अंतराल यानी गैप, दोनों का गैप निकालना है, अंतर निकालना है। तो T2 माइनस T1 कर लें, यानी 2 में से 1 घटा दें। माइनस वाला log डिवाइड में आ जाएगा, a से a कट जाएगा, a माइनस एक्स वन ऊपर चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल शॉर्ट में देखें कि इससे डायरेक्ट कंपेयर करके हम कैसे निकाल सकते हैं। अब बिल्कुल शॉर्ट में आंसर दे रहा हूं, k का k ही रहने दें। ये k इधर आएगा तो इधर T2 माइनस T1 बटे में आ जाएगा। क्लियर? बराबर 2.303 डिवाइडेड बाय t क्या था? लगने वाला समय। अब आप देखें अंतराल समीकरण हमने यहाँ निकाल लिया। अब मान लो यहाँ मैंने 5 सेकंड से काम शुरू किया, T1 5 सेकंड है, 5 सेकंड से मैंने काम शुरू किया। T2 20 सेकंड है, 20 सेकंड तक मैंने काम किया। तो आप बता सकते हैं मैंने कितना समय लिया? 5 सेकंड से शुरू करके 20 सेकंड तक मैंने काम किया, तो मैंने कितना टाइम लिया? कॉमन सी बात है, 15 सेकंड का टाइम लिया। तो t क्या है? टाइम है। टाइम मैंने कैसे निकाला? 20 माइनस 5 15, यानी T2 माइनस T1। तो जो टाइम यूज हुआ वो क्या यूज हुआ? T2 माइनस T1 टाइम यूज हुआ। t की जगह जो समय यूज हुआ वही समय हमने लिखना है, क्योंकि पहले समय यूज हो रहा था t। देखो पहले t बराबर 0 था, फिर हमने t समय लिखा तो समय प्रयुक्त हुआ कितना? t समय प्रयुक्त हुआ, यहाँ t समय यूज हुआ, और यहाँ T2 माइनस T1 समय यूज हुआ। क्लियर? log a क्या था? a प्रारंभिक सांद्रता,
अब प्रारंभिक सांद्रता T1 समय वाली हो जाएगी। T1 समय वाली सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता है, तो कितनी है a माइनस x1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स क्या था, अंतिम सांद्रता, तो अब अंतिम सांद्रता T2 समय वाली हो जाएगी a माइनस x2। ये लो, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। कंपेयर करके आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। k बराबर 2.303 T2 माइनस T1, यही यूज हुआ है T2 माइनस T1 ही। लोग a क्या था, प्रारंभिक सांद्रता थी, अब प्रारंभिक सांद्रता a माइनस x1 है, क्योंकि आप लोग काम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पहले a था वहाँ अब a माइनस x1 है, जहाँ अंतिम सांद्रता a माइनस x थी वहाँ अब अंतिम सांद्रता a माइनस x2 है। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो डायरेक्ट आंसर लिख सकता है, उसको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना सीधा उत्तर लिख सकता है अंतराल समीकरण का। ऐसे ही एक प्रथम कोटि की विलहेल्मी अभिक्रिया आती है, प्रथम कोटि की विलहेल्मी समीकरण। वो विलहेल्मी समीकरण क्या है, अब जो बुक चल रही है हमारी वर्तमान में उनमें तो ये नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगी उसमें ये समीकरण होगी। विलहेल्मी समीकरण है कुछ भी नहीं, 1 ही मिनट का काम है। विलहेल्मी समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विलहेल्मी समीकरण। विलहेल्मी समीकरण क्या है, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है पहले तो वो देखें। K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log A क्या था, A प्रारंभिक सांद्रता, A प्रारंभिक सांद्रता है। तो विलहेल्मी समीकरण में अपने प्रारंभिक सांद्रता को C0 से लिख दिया। C0 यानी जीरो टाइम पर कंसंट्रेशन, A क्या था, जीरो समय पर सांद्रता, क्लियर, T बराबर 0 पर सांद्रता, तो C0 से डिनोट कर दिया। और A माइनस एक्स क्या है, T समय पर सांद्रता, तो ये CT से डिनोट कर दिया, बस यही विलहेल्मी समीकरण है। A की जगह C0 यानी जीरो टाइम पर कंसंट्रेशन है, A माइनस एक्स की जगह CT यानी T टाइम पर कंसंट्रेशन है। तो जिसको ये समझ आ गया उसको विलहेल्मी समीकरण भी क्लियर हो जाएगी। तो K बराबर 2.303 बटे T log C0 अपॉन CT। C0 क्या है, जीरो समय पर सांद्रता, और CT क्या है, T समय पर सांद्रता। अब देखें आगे कि कैसे करना है प्रोसेस। T को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, ये KT, T इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो ये बन गया KT बराबर 2.303 log C0 बाय CT। 2.303 log बेस 10 है ये, तो इसको हम log बेस E या नेचुरल log भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये बन गया क्या, KT बराबर नेचुरल log C0 बाय CT। तो 2.303 हटा के नेचुरल log लगा दिया, एक ही बात है, और T इधर मल्टीप्लाई में ले आए तो KT बराबर नेचुरल log C0 अपॉन CT। अब जब इधर से नेचुरल log या log बेस E हटाया जाता है, जब इधर से नेचुरल log या log बेस E हटाया जाता है तो इधर वाली जो डिजिट होती है वो E की पावर में चली जाती है। यानी अब मैं इधर से नेचुरल log हटा रहा हूँ तो ये बन गया C0 बाय CT। अभी क्लियर कर दूंगा आपको, C0 बाय CT, ये नेचुरल log मैंने हटा दिया तो ये जो है ये E की पावर में चला जाएगा, E की पावर KT, क्लियर, E की पावर KT, क्योंकि नेचुरल log क्या है, log बेस E। यानी मैं यूं लिख सकता हूं, देखो अगर log बेस E x की वैल्यू मेरे पास A है तो x बराबर क्या होगा, E की पावर A। जब मैं इधर से log बेस E हटाऊंगा तो ये A जो है ये E की पावर में चला जाएगा। प्रूव कर सकते हैं इसको, log बेस 10 की सहायता से मैं प्रूव कर दूंगा आपको। देखो मेरे पास है log बेस 10, log की वैल्यू सबको आती है, मैं लिख रहा हूँ log बेस 10, log बेस 10 ले रहा हूँ, यहाँ मैं ले रहा हूँ 100, यहाँ मैं लिखा 100 की वैल्यू कितनी होती है, log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 बताई हुई है मैंने, log और एंटी log की वैल्यू सारी आपको। log 100 की वैल्यू 2 होती है, नहीं तो बता देता हूँ आपको, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, 100 का मतलब क्या है, 10 का स्क्वायर, पावर कहाँ जाती है आगे, तो ये बन जाएगा 2 log 10। जैसे log बेस 10 है, log बेस 10 है और 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी,
पावर आगे आ जाती है log वाली, तो ये बन जाएगा 2 log 10, और log 10 का मान 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 आ गया। तो log बेस 10 100 है, तो इसकी वैल्यू होती है 2। क्लियर। अब अगर मैं इधर से log बेस 10 हटाऊं, log बेस 10 हटाऊं, तो ये वाली डिजिट 10 की पावर में चली जाएगी। जैसे मैंने यहाँ से log बेस e हटाया, तो इधर वाली डिजिट e की पावर में चलेगी। ऐसे ही जब मैं log बेस 10 हटा रहा हूँ, मैंने log बेस 10 हटा लिया, देखो तो ये जो 2 है ये 10 की पावर में चला जाएगा। तो चेक करके देख लो, 10 की पावर 2 बराबर 100 ही होता है। 10 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 100। तो इट मीन बिल्कुल सही है ये। log बेस 10 जब हटाया है तो इधर वाली डिजिट जो होती है वो 10 की पावर में चली जाती है। log बेस e जब हटाते हैं तो इधर वाली डिजिट e की पावर में चली जाती है। तो अब इधर से मैंने log बेस e या नेचुरल log हटाया है, तो ये वाली डिजिट e की पावर में चली गई। तो ये बन गया C0 अपॉन CT बराबर e की पावर KT। और जब मैं इसको उल्टा लिखूंगा, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, CT बट्टे C0 लिखूं, तो ये बन जाएगा CT बट्टे C0 बराबर 1 अपॉन ई की पावर KT। सही है। ये भी CT अपॉन C0 उल्टा कर दिया, तो ये 1 अपॉन ई की पावर KT। और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो जो नीचे पावर प्लस में होती है वो ऊपर जाके पावर माइनस में आ जाती है। तो क्या बन जाएगा CT डिवाइडेड बाय C0 बराबर ई की पावर माइनस KT। ई की पावर प्लस KT है, ऊपर लेगा तो ई की पावर माइनस KT, और C0 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो CT बराबर C0 ई की पावर माइनस KT। ये लो, ये विलहेल्मी समीकरण है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विलहेल्मी समीकरण। तो बिल्कुल सिंपल है। ए क्या था, ए प्रारंभिक सांद्रता थी, तो प्रारंभिक सांद्रता हमने C0 से लिख दी। a माइनस एक्स क्या था, t समय पर सांद्रता थी, वो CT से लिख दी। अब 2.303 हटा दिया तो ये नेचुरल लॉग बन गया। ये बटे वाला t इधर मल्टीप्लाई में आ गया, इधर से नेचुरल लॉग हटाया तो e की पावर में चला गया। बस इतनी बात है। C0 अपॉन CT बराबर e की पावर KT। उल्टा करेंगे तो CT अपॉन C0 बराबर 1 अपॉन ई की पावर KT। ई की पावर KT को ऊपर ले जाएंगे तो ई की पावर माइनस KT। अब C0 को इधर ले आओ तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो CT बराबर C0 ई की पावर माइनस KT। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी विलहेल्मी समीकरण प्रथम कोटि की। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, कैलकुलेशन समझ आई है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं RNA समीकरण के साथ, बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको मैं क्लियर करूँगा एक एक कॉन्सेप्ट। तो फिर निवेदन करूंगा, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।